नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं और कोरोना जो गाइडलाइन है उसका आप पालन कर रहे होंगे। तो आपका अपना चैनल आईपी कुमाऊत में स्वागत है और आज अपने करने वाले हैं राज्यसभा। देखो, लोकसभा के दो पार्ट किए थे हमने, ठीक है ना। थोड़ा डीपली अपने किया था, अच्छी तरह से गहराई से किया था, अपने अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ इसे। और आज अपने करने वाले राज्यसभा। देखो, संसद का ही पार्ट है, संसद का ही अंग है, क्योंकि संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और मैंने एक बताया था आपको, ट्रिक बताई थी कि हल्की सी अनुच्छेद याद करने की। जो संसद का जो अनुच्छेद है वो आपको याद हो जाएगा, लोकसभा का याद हो जाएगा और राज्यसभा का भी याद हो जाएगा। तो राज्यसभा में आपको पता भी है, दोबारा फिर बता देता हूं कि किस अनुच्छेद में इसका गठन का विवरण मिलता है हमें। 80 नंबर जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के 80 में राज्यसभा से संबंधित हमें उल्लेख मिलता है। गठन जो है किस प्रकार से ये हमें मिलता है। अब हम बात करें जिस प्रकार से लोकसभा में किया था उसी क्रम से अपने चलते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा में सबसे पहले हमने उपनाम के बारे में किया था और अब हम राज्यसभा के उपनाम के बारे में करेंगे। देखो, लोकसभा को मैं साथ लेकर के चलूंगा ताकि आपने जो पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। मैं लोकसभा को सोसाइटी यानी कि दोनों को ज्वाइंट करके आपको बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रथम सदन था, प्रत्यक्ष सदन था, अस्थायी सदन था, लोगों का सदन था, लोकप्रिय सदन था। तो इस प्रकार से नाम मैंने लोकसभा के बताए थे, इसी प्रकार से मैं राज्यसभा के नाम लिख रहा हूं, तो आप ध्यान करना। देखो, वहां मैंने किया था प्रथम सदन, यहां अपने राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन, ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखना है, द्वितीय सदन कहा जाता है। वहां मैंने लिखा था लोकसभा का निम्न सदन, यहां हम क्या लिखेंगे? उच्च सदन। इसको हम क्या कहेंगे? उच्च सदन, ठीक है ना। उच्च सदन इसे कहते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। वहां मैंने प्रथम सदन, यहां द्वितीय सदन, निम्न सदन, उच्च सदन। वहां मैंने लोगों का सदन कहा था, लोकप्रिय सदन कहा था। यहां अगर राज्यसभा के उपनाम की बात करूं तो क्या आ जाएगा? राज्यों का सदन, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। ये अपने को ध्यान रख। तो मैंने बताया कि ये 250 है, तो इसमें दो प्रकार से हैं। 238 तो आते हैं राज्यों की विधानमंडल से जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा अनुपातिक पद्धति के आधार पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के हिसाब से आते हैं, ठीक है ना। ये अपने समझा दूंगा। लेकिन उसके बाद में जो 12 व्यक्ति जो हैं, 12 जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो मैंने ये बताया कि 238 कहां से आते हैं? राज्यों की विधानमंडल में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से एक पद्धति है अनुपातिक और एक प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे उसका निर्वाचन होता है और उसके साथ जो है उसके बाद में ये इसमें शामिल हो जाते हैं। जो 12 बच गए हैं, जो 12 है, ये जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किनको करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो किनको करेगा कि इनके क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में विशेष जो ज्ञान रखते हो, विशेषज्ञ हो, अच्छा नॉलेज हो, उनको अनुभव हो, उन क्षेत्रों में से लिए जाते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्र हैं, हमेशा ध्यान रखना है, 4 ही हैं, ये ध्यान रखना। तो एक तो आपका है, बात करूं मैं साहित्य, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र से। उसके बाद में आपका जो आता है विज्ञान के क्षेत्र से, और नंबर तीसरे की मैं बात करूं तो कला के क्षेत्र से, और अंतिम जो है वो कौन सा आ जाएगा? समाज सेवा, समाज सेवा। तो समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य, ये जो 4 क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जिनको विशेष अनुभव हो और विशेष योग्य जो है ज्ञान रखते हो, इस प्रकार से ये जो है उसको व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखो, लोकसभा में कितने किए थे? 2 किए थे, जबकि यहां कितने करते हैं? 12 करते हैं। तो प्रश्न पूछा भी गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पूछ ले कि संसद में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है तो ध्यान रखना 12 ये और 2 लोकसभा वाले 14 करना है आपको, उसमें आपको 12 टिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है, कि ऐसा नहीं हो कि ये हम इसका ध्यान रख लें या फिर लोकसभा का ध्यान रख लें। ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेगा, ऑप्शन जो पहला है नंबर 2 मिलेगा,
2 ऑप्शन, आप सोचोगे लोकसभा की बात है। दूसरा ऑप्शन 12 मिलेगा, सोचोगे राज्यसभा का है। लेकिन तीसरे ऑप्शन तक तो हम जाते ही नहीं है, पहला देखते ही टिक कर देते हैं, हाँ राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। जबकि वो पर्सन क्या पूछ रहा है, पर्सन ये पूछ रहा है कि संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो संसद में तो भी 14 करता है, संसद में तो दोनों अंग आते हैं, दोनों सदन आते हैं। तो इस प्रकार से तो 238 व्यक्ति मैंने बताया। राज्य की जो विधानमंडल होते हैं, देखिए राज्य जो हैं, राज्यों की विधान, वर्तमान में राज्य कितने, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों को जो विधानमंडल है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल, उनसे भी आते हैं। तो उनकी मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये तो थी अधिकतम संख्या। अब मैं अगर वर्तमान की बात करूं कि करंट में कितना है, तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 245 है। अब वो किस प्रकार से है ये आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आते हैं। तो 245 है, 245 में आपको ध्यान रखना है कि 229 ये व्यक्ति तो आते हैं, 229 जो है ये व्यक्ति तो आते हैं जो राज्य विधानमंडल की अगर अपने बात करते हैं तो उसमें से। और उसके बाद में 4 व्यक्ति जो हैं, 4 व्यक्ति जो है वो कहां से आते हैं, यूटी से, जिसको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इनको। अब इसमें से एक और है, थोड़ा ध्यान रखना, देखो मैं थोड़ा डीप बता रहा हूं। 3 तो आते हैं दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश है, और एक आता है पुडुचेरी से। एक कहां से आता है, पुडुचेरी से। तो ये ध्यान रखना, 3 दिल्ली से, एक केंद्र शासित जो है पुडुचेरी, यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 4 और 229 जो है राज्यों की जो विधानमंडल है उनसे निर्वाचित जाते हैं। किस पद्धति के आधार पर, अनुपातिक पद्धति ध्यान रखना है। और किस प्रणाली से आते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसके बाद में ये होगा, कितने हुए, 4 इसमें और ऐड कर दीजिए। उसके बाद में जो बाकी जो बचे हुए हैं, कितने, 12 ही बचे हैं, क्योंकि 245 है वर्तमान संख्या। 12 व्यक्ति वो कौन से हैं, 12 व्यक्ति ये इस क्षेत्र से आते हैं। ये सेम जो क्षेत्र है ये इसमें आकर के और इसमें ऐड हो जाएगा। राष्ट्रपति विशेष जो अनुभव रखता है व्यक्ति, जिसको अच्छा ज्ञान हो इस क्षेत्र में, विशेषज्ञ जो हो, उनको हम इसमें शामिल करते हैं, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। ठीक है ना। अब राज्यसभा को विशेषज्ञ का सदन भी कहा है, योग्यताओं का सदन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया गठन की बात। अब एक बात जो ध्यान रखने वाली है, कुछ हम अलग पढ़ रहे हैं तो अलग हटके पढ़ने वाली बात कौन सी है, ये बात है कि आपको ध्यान रखना है आरक्षण राज्यसभा में नहीं है। देखो बात वहीं घूम के आ रही है कि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रश्न में लोकसभा की जगह लिख दें कि राज्यसभा में आरक्षण कितना है, और फर्स्ट ही ऑप्शन में आपके हो एससी बराबर कितना, 84, और एसटी बराबर कितना हो, 47, ये ए ऑप्शन हो, और बी ऑप्शन जो है वो XYZ कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, डी में लिखा हो कोई आरक्षण नहीं, तो डी तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। सबसे पहले ये टिक करते हैं कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, सर ने बताया था, कुमार सर बता रहे थे कि एससी के तो 84 है और एसटी के 47 है, ये क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल सही है। और जब घर आकर के अच्छे ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि ये तो लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा हुआ था, तो राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, केवल लोकसभा में है। और लोकसभा में किसको है, केवल एससी और एसटी को है, ओबीसी को मत कर देना, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इसमें कोई आरक्षण नहीं है, मेन बात ये है, हमें अलग से जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। ये तो गठन की बात होगी किस प्रकार से। अब एक प्रश्न मैं आपको और पूछता हूं कि देखो अभी प्रश्न इस प्रकार का मेरे सामने नहीं आया, मैं कुछ जो मेरे दिमाग में है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से जो प्रश्न है वो बना है, और प्रश्न जो बना करके मैं आपको बताता हूं। तो इसको मैं यहां लिखता हूं प्रश्न, और आपको आंसर देना है। देखो आप किस प्रकार से आंसर देते हो और कितना कंफ्यूज होते हो इसमें, वो आप देखना भी किस प्रकार से आप जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। और कंफ्यूज आपको नहीं होना है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैं क्वेश्चन इसमें लिख देता हूं कि क्वेश्चन मेरा है कि राज्यसभा के सदस्य किस पद्धति के आधार पर निर्वाचन होता है, ये प्रश्न है भी, ठीक है ना। किस पद्धति के आधार पर जो है
किस राज्यसभा के सदस्यों का हो रहा है इसमें का किस पद्धति के आधार पर निर्वाचन होता है, यानी जो चुन के जाते हैं राज्यसभा में वो किसके। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ध्यान करना। नंबर 1 आनुपातिक पद्धति, ठीक है। नंबर बी, ठीक है ना, सूची प्रणाली। नंबर सी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। अब उसके बाद में मैं डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी एक पद्धति है, प्रणाली है। तो अब आप ये देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको एक टिक मार्क करना है और ये आप कमेंट में डालिए, तब देखता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसका आंसर देना आपको, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, प्रश्न को 4 बार पढ़िए और फिर मुझे आंसर दीजिए। मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक है ना। आपको तैयारी मेहनत इस तरीके की करनी है, आपको इस लेवल तक आप पहुंच जाओगे ना, कंफर्म दावे के साथ कहता हूं रीट आपका सिलेक्शन 100% होगा। रीट आपकी होगी, सफलता आपके कदमों में चुमेगी। तो राज्यसभा के सदस्यों का किस पद्धति के आधार पर निर्वाचन होता है, यहां कंफ्यूज होने वाले, मैं ऑप्शन भी बता देता हूं आपको, सीधा सीधा ये दोनों ही नाम आ गए यहां पे। अब ये ऑप्शन में एक करे तो करे कौन सा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये कमेंट में आप डालना, अच्छे से देखना और सभी इन बिंदुओं पे विचार करना। अब हम आगे बात करते हैं, गठन की बात हो गई, ठीक है ना। और गठन की बात होने के बाद हम आगे चलते हैं, आगे अपने बात करते हैं कि नाम हो गया और आगे जो है योग्यताओं की बात करें, ठीक है। योग्यताओं की बात करते हैं और टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ अलग है, देखो लोकसभा में भी विशेष शक्तियां थी जो केवल लोकसभा को थी, ठीक है ना, केवल लोकसभा को थी शक्तियां, और इसमें भी है राज्यसभा में विशिष्ट शक्तियां जिसके नाम से जानते हैं, केवल राज्यसभा के पास है। तो ऐसी शक्तियों को मैं आपको लोकसभा की बताऊंगा और राज्यसभा की भी बताऊंगा। अंत तक आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। देखो अब मैं बात करता हूं 84 अनुच्छेद 84 की बात करता हूं। अनुच्छेद 84 के अंदर योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में जो निर्वाचित होता है उनकी योग्यता क्या है। देखो लोकसभा में क्या थी और राज्यसभा में क्या, लगभग सेम है, केवल एक को छोड़ करके आयु से जो संबंधित है वो अलग है। राज्यसभा में आता है आपका 30 वर्ष आयु, जबकि मैंने लोकसभा में बताया 25 यानी कि 25 वर्ष की आयु होना कंपलसरी सदस्य बनने के लिए लोकसभा में। और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए आपको, तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना कंपलसरी है। बाकी सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी अपराध के थ्रू सजा का पनिशमेंट नहीं दिया गया होना, इस प्रकार से वो जो है चित्त विकृत वाला वो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से वो तो है ही सब भारतीय। और तो इस प्रकार से इसमें केवल आपको एक ध्यान रखना है, एज जो है 30 वर्ष के, ये योग्यता भी ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी सेम है वो लोकसभा वाले, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, इस बात का ध्यान रखना केवल आपको, ठीक है ना। उसके बाद में अपने बात करते हैं सभापति उपसभापति यानी कि अध्यक्ष की अपने बात की थी, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की थी। यहां पर जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको हम सभापति कहते हैं, या जो उप होता है यानी कि जो अंडर में होता है उसको हम उप सभापति कहते हैं। तो इसके अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उनका नाम क्या होता है, सभापति। एक तो होता है सभापति और एक होता है आपका उपसभापति, उपसभापति, ठीक है ना। तो दो नाम होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो इसमें जो अब मैं बात करूं तो अनुच्छेद 64 की अगर मैं बात करूं और अनुच्छेद 89 की बात करूं, ठीक है ना, इनमें हमें विवरण मिलता है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा, पदेन जो है उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है ना। और जो राज्यसभा का सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि पदेन पद है, यानी एक पद के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। तो अनुच्छेद 64 और 89 में दिया गया है, ठीक है ना।
उसके बाद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 89 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उप सभापति का चुनाव सदस्य में से किया जाएगा। देखो, अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा में जो सदन के सदस्य हैं उनमें से किया जाता है, उसी में से अध्यक्ष चुनते हैं, उसी में से उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसी प्रकार अब यहां पादेन सदस्य आ गया, कौन? सभापति, जिसका नाम उपराष्ट्रपति है, वो तो पादेन आ गया, वो तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संभव होगा। और जो उप सभापति है वो सदन के सदस्यों में से चुने जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 89 में दिया गया है। अब उसके बाद में बात करते हैं सभापति। मैंने बताया अभी पादेन उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति, ये तो है देखो उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं दोबारा फिर बता देता हूं, अलग अलग बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना अपना। देखो 66 में तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया हुआ है। इसमें कौन भाग लेंगे? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे उपराष्ट्रपति में, ठीक है ना। और 64 और 89 इसके अंदर जो क्या है, इसमें यहां सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, मैंने यही बताया है। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है और उपसभापति जो है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो ये तो बात हो गई इसमें संबंधित सभापति और उपसभापति की अपने बात कर ली। अब उसके बाद में अपने बात करें टर्म्स की बात करें, अवधि की बात करें, तो मैंने लोकसभा की अवधि बताई थी अधिकतम 5 वर्ष। समय से पूर्व भंग हो सकती है, विघटन हो सकता है, समाप्त हो सकती है, दोबारा से चुनाव होंगे यानी कि भंग हो जाती है लोकसभा। लेकिन ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपको पता भी है, फिर भी आप कभी कभार गलत न कर दो, इसलिए याद रखना यह एक स्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं है इसका। आप ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा कार्यकाल 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 30 वर्ष है, ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल, राज्यसभा कार्यकाल क्या है? स्थायी सदन है, कार्यकाल नहीं है, ठीक है ना, स्थायी सदन, ठीक है ना, निश्चित कार्यकाल नहीं है इसका, स्थायी सदन है। इसका आंसर यही है, स्थायी सदन, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर वो 5 वर्ष 6 वर्ष ये क्या है, तो 5 वर्ष तो है ही नहीं, वो तो लोकसभा के लिए, और वो भी क्या है, अधिकतम 5 वर्ष है, समय से पूर्व विघटन हो सकता है, और जबकि यहां स्थायी सदन है। और जो 6 वर्ष है राज्यसभा के लिए वो सदस्यों का कार्यकाल है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यानी कि जो 6 वर्ष मैं बता रहा हूं, जो 6 वर्ष वो किसका कार्यकाल है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। तो ये किसका है? सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और इस 6 वर्ष में क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है कार्य मुक्त हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। अब हम बात करें राज्यसभा के सदन में सदस्यों की बात करते हैं थोड़ी सी। तो उसकी अगर बात करें तो देखो, जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य हैं, राज्यों से आते हैं व्यक्ति, ठीक है ना। अभी मैंने 229 बताए थे, यानी कि 229 बताए थे, 4 यूटी से आते हैं। तो ये क्या कि जो प्रत्येक जो राज्य हैं उनके राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा में होता है, तो उनकी आबादी और क्षेत्र के आधार पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी राज्यसभा मैंने अभी बताया था राज्यों का सदन है, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये कौन? राज्यसभा। तो इसमें राज्यों से व्यक्ति आते हैं, तो राज्यों से जो व्यक्ति आते हैं तो उसमें क्या है कि वो प्रतिनिधि करते हैं, तो उनकी आबादी जो है उस क्षेत्र के आधार पे, उसकी व्यवस्था के आधार पे इस पे आते हैं, ठीक है ना। जो आने का जो सिस्टम है, अब देखो फिक्स है और समानता भी हमें रखनी है, तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग समानता के अनुसार जो है प्रक्रिया के अनुसार एक व्यवस्था के अनुसार आते हैं। व्यवस्था किस प्रकार की है? जो राज्य है, क्षेत्र है, अगर उसकी जनसंख्या 10 लाख है, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है। अब एक पर्सन मेरे को याद आ गया, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर किसी की जनसंख्या अगर 1 लाख हो ही नहीं, सॉरी 10 लाख हो ही नहीं, अगर कम हो 50 लाख हो, सॉरी जो है 10 लाख से कम हो, तो सर इसमें से व्यक्ति आ जाएगा एक? हाँ, अगर संख्या कम है
तो फिर क्या करेंगे कि यहां 10 लाख से एक आना चाहिए। अगर इसमें 5 लाख जनसंख्या है और 5 लाख है तो हम क्या करेंगे, आगे जो क्षेत्र बन रहा है उसको हम 20 लाख तक भी एक व्यक्ति लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां मैंने 10 लाख के लिए यहाँ 5 लाख या 20 लाख तक, यानी कि 15 लाख तक जो वो एक ही व्यक्ति लेगा वो उधर मर्ज कर लेगा। ठीक है ना। इसीलिए ये जो व्यक्ति इसमें एक ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लेवल रहता है। हाँ, जो बड़ी आबादी है, बड़े जो क्षेत्र हैं उनके अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान अलग से करता है। अब मैं बात करता हूं अलग अलग, आपको बताता हूं। जैसे यूपी की मैं बात करूं तो यूपी सबसे ज्यादा व्यक्ति भेजता है कहां, राज्यसभा में, क्योंकि आबादी बड़ी है, बड़ी जनसंख्या है, ज्यादा आबादी है तो ज्यादा जाएंगे। तो कितने जाते हैं, यूपी से जाते हैं 31। ठीक है ना। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो जाते हैं एमपी से कितने जाते हैं, 19। एमपी से 19 जाते हैं, जबकि राजस्थान से कितने जाते हैं, 10 ही जाते हैं। उड़ीसा से कितने जाते हैं, 10 जाते हैं। अगर असम, तेलंगाना और पंजाब की बात करूं तो 7 ही जाते हैं। और ऐसे छोटे राज्य जो हैं, जैसे मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, इससे तो एक ही जाता है, एक ही जाते हैं, एक ही व्यक्ति जाता है। तो वो आबादी क्षेत्र के आधार पर है। अगर मैं एमपी की बात करूं, गुजरात की बात करूं तो 11 जाते हैं। तो अलग अलग जिस प्रकार से जनसंख्या है, यानी कि मैं एमपी की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं तो 19 जाते हैं, यूपी की बात करूं तो 31 जाते हैं, और गुजरात और एमपी की बात करें तो 11 ही जाते हैं, जबकि पंजाब की बात करें तो 7 जाते हैं, असम तेलंगाना की बात करें तो 7 जाते हैं, राजस्थान की बात करें तो 10 जाते हैं, उड़ीसा की बात करें तो 10 जाते हैं। इस प्रकार से सभी राज्यों का अलग अलग फिक्स जो है वो डिसाइडेड है। जैसे जो छोटे राज्य जो हैं, पूर्वोत्तर की बात करें तो उसमें अगर मैं बात करूं मेघालय, मणिपुर और सिक्किम और त्रिपुरा की बात करें तो एक एक ही व्यक्ति वहां से जाता है। तो जनसंख्या के आधार पे, आबादी क्षेत्र के आधार पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हो गया, इसके बाद में आपका टर्म्स हो गई, योग्यता हो गया, और अब हम बात करते हैं विशिष्ट शक्तियां हैं किसकी, राज्यसभा की। विशिष्ट शक्तियां यानी कि विशेष शक्तियां केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है ना। तो मैं दोनों की बात करूंगा। लोकसभा में भी ऐसी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं धन विधेयक, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है, और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भी कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, कंफर्म कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक किस सदन में रखा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। तो किस में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से अब लोकसभा की जो पावर होगी वो राज्यसभा में तो रखा ही नहीं जाता है, तो वो पावर किसकी है, लोकसभा की है। अगर मैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां यानी विशेष शक्तियों की बात करूं तो 2 अनुच्छेद आते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो पर्सन की बात करें तो 249, एक तो है अनुच्छेद 249 49 और अनुच्छेद 312। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा को विशेष शक्तियां, विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। देखो 249 249 की बात करूं तो इसमें क्या प्रावधान है कि जो राज्य सूची के हैं, देखो अपने पहले भी क्लास लगाई थी, और नहीं आपने वीडियो देखा है तो आप बैक जो वीडियो है वो मेरे आप देख सकते हो। उसमें मैंने एक शब्द बोला था संघात्मक। तो संघात्मक में क्या होता है कि जहां शक्तियों का विभाजन होता है, और शक्ति विभाजन में हमें जो विवरण जो मिलता है हमें अनुसूची नंबर 7 में मिलता है, जहां जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है। तो सूचियों को विभाजित किया है, विषयों को विभाजित किया है, तो उसका जो प्रावधान हमें का जो है उसकी जो है राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे केंद्र सरकार है, यानी राज्यसभा के पास पावर है कि किसी भी विषय को वो राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर सकती है। राज्य सूची में किसी भी प्रकार का विषय हो उसको राष्ट्रीय हित का विषय बनाने के लिए उसको पूर्ण अधिकार है, और यह अधिकार किसमें, अनुच्छेद 249 49 में है, और ये किसकी पावर है, राज्यसभा की है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। उसके बाद अगर बात करें 312 देखो अखिल भारतीय सर्विस है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसमें जो है अपने बात करें तो IAS है, IFS है, IPS है, ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है ना। भारत में तो पहले तो 2 ही थी, 1966 में एक और नई सर्जित की गई थी। तो अखिल भारतीय संबंधी सेवाएं जो है, नई सेवाएं सर्जित करने के लिए या बनाने के लिए राज्यसभा के साथ पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 312 के तहत वो नई अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित कर सकते हैं।
तो ये 2 जो है केवल किसकी है, राज्यसभा की है, लोकसभा की नहीं। तो ये पूछ सकते हैं, असत्य कथन में पूछ सकते हैं, सत्य कथन में पूछ सकते हैं भी कौन सी राज्यसभा की पावर है, कौन से। तो अगर मैं बात करूं सभापति की, मैंने बात की थी, पादेन जो है पद किसका होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है अगर हटाने की बात आए, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल किस में आएगा, राज्यसभा में आएगा। ये भी किसकी पावर है, राज्यसभा की पावर है। और लोकसभा की अनुमति के बाद, उनकी सहमति के बाद ही हटाया जाएगा। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो वो किसी भी सदन से जो उसके हटाने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है, उस प्रक्रिया को हम महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं वैसे तो। और अगर राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन से। लेकिन जो है उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया वो केवल राज्यसभा से शुरू होगी। तो लोकसभा की शक्ति, धन विधेयक ध्यान रखना। राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 249 और 312 को जरूर पढ़ लेना। और इसके बाद में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी इसी से ही शुरू होती है, ठीक है ना। तो अब इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने काफी सारा बताया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी जो लाइन है, मेरे जो शब्द हैं, हर शब्द में एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना है, क्योंकि संसद जो टॉपिक है उसमें खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं और खूब सारे आए भी हुए। एचटी जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे आए हुए हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा सदन है अस्थायी, स्थायी या अस्थायी स्थायी दोनों, या फिर 5 वर्ष कार्यकाल, 6 वर्ष कार्यकाल। तो ध्यान रखना, स्थायी सदन है, कार्यकाल नहीं है राज्यसभा का। वो कार्यकाल किसका है, सदस्यों का कार्यकाल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं राज्यसभा में वर्तमान सभापति का नाम। वर्तमान सभापति कौन है, तो ध्यान रखना एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना, वेंकैया नायडू सभापति है। और उप सभापति की बात करें तो वर्तमान में, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल चेंज हो जाए, लेकिन वर्तमान में कौन है, हरबंश नारायण सिंह है। और लोकसभा को तो मैंने बताया था कि अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और कौन से निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ये भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कौन से निर्वाचन क्षेत्र से हैं, कोटा बूंदी से। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो सदस्यों का कार्यकाल हो गया, अध्यक्ष की बात होगी, सभापति उप सभापति की बात होगी, और विशिष्ट शक्तियां वो मैंने आपको बता दी, लोकसभा का मैंने बता दिया। इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा एक सदन जो है, जो मेन है, महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अपने कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। देखो ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, जो वीडियो होगा, वो मैं डाल रहा हूं 17वीं लोकसभा की बात करते हैं। क्यों, वर्तमान में कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके बारे में अहम महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स, और खूब सारी ऐसी बातें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, रीट के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। और अभी देखो रीट के का बात चल रही है, उसका एग्जाम तो चल रहा है, उसका मैटर जो है ये चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद में क्लास जो है BSTC, उसकी भी क्लासेस शुरू करेंगे, और उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल का पार्ट है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, और मेहनत का हमेशा जो है फल हमेशा मीठा होता है। परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छी बात है। सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा पढ़िए, और कमेंट डालिए। आप कमेंट अभी भी बहुत कम कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है आप पुटअप कीजिए, और जो भी आपके समझ में नहीं है वो आप कमेंट में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो आज जो है इस स्थिति में, कोरोना की स्थिति में वो कहीं जा नहीं सकता है। तो अच्छे से वीडियो के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से, ठीक है ना, आप इतना अच्छा अध्ययन करके अच्छी तरह से रीड क्लियर कर सकते हो। देखो अपना 10 नंबर का मामला है और इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो हंसते हंसते अपने पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। तो इस प्रकार से अपने इसको अच्छे से तैयारी के साथ पढ़ते रहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।